ये देखिए, जो बेबीज बीमार हो जाती हैं उनका इलाज हम न्यूनेटोलॉजी बोलते हैं, वो सब्जेक्ट है। अब इनका बचना काफ़ी नहीं है। जैसे आपने कहा, इस बेबी ने आगे अनदर 70 साल जीना है, प्रोडक्टिव बनना है। उनका अच्छी तरह से जीना, नॉर्मल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पेरेंट्स का, डॉक्टर्स का, दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी में अगर कुछ भी डिफरेंट दिखता है तो उस पर ठीक से ध्यान रखना कि क्या करना है। बर्थ के बाद जो बेबी की केयर होती है उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, इनमें से छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से माँ का दूध है। कम वैल्यू आती है लोगों के मन में क्योंकि वो सस्ता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, लेकिन वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब वो बेबी बीमार रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, अब ये चेंज होता जा रहा है ट्रेंड की पेरेंट्स को पूरे टाइम बेबी के साथ रहने दिया जाए, अलग ना किया जाए। उससे भी बेबी के डेवलपमेंट होता है। बाकी जितनी भी आज डिस्कशन हो रही है वो हो रही है बीमारियों के ऊपर। जो बच्चों की बीमारियां हैं उनसे कैसे हम करेक्टली केयर करें, ठीक से केयर करें, जिससे कि फ्यूचर में हम हार्म ना हो। जब थोड़े से और बड़े हो जाए बेबी, ये क्योंकि सिर्फ न्यूबॉर्न की बात नहीं है, दोनों पेरेंट्स को। कई बार पेरेंट्स आके पूछते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कह रहे हो बच्चे को ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ रही हैं, तो हम कहते हैं नहीं, आप थोड़े दिन टाइम खर्च करो, ऑफिस आने के बाद भी बच्चे के साथ खेलो। नहीं, यूट्यूब पे कोई ऐसे वीडियो हैं कि जिससे हम पता चले हम बच्चे के साथ कैसे खेलें। कोई अमेजोन से मैं खरीद सकता हूँ कि कोई ब्रेन जिम। हम कहते हैं भाई मम्मी पापा जिम है, उसको खेलना भी बताना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे खेलते हैं। न्यूबॉर्न के केस में इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे पैदा होते हैं पहले 2-3 दिन, कुछ बच्चों को, जैसे माँ को डायबिटीज हो, बच्चा छोटा हो, इनकी शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं। इन पे ध्यान ना दिया जाए तो ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है हॉस्पिटल ने पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहे, लेकिन जब तक फीडिंग शुरू न हो जाए, शुगर ठीक ना हो जाए, तब तक नहीं। उसी तरह से पीलिया है, पीलिया पे अगर ध्यान न दे बच्चों का, फ्यूचर में हमेशा के लिए हार्म हो सकता है। तो जब डॉक्टर कहें कि पहले 3-4 दिन में अगर पीलिया नहीं दिखा तब भी 4-5वें दिन में आके दिखाना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन पे ध्यान देना है। कुछ नई चैलेंजेस जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो बीमारियों पर डिस्कस हो रहा है, तो कौन सी ऐसी बीमारियां? सबसे बड़ी चैलेंज तो है जो बच्चे अब बिफोर टाइम बचने शुरू हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, 400-500 ग्राम के बच्चे, 6 महीने की प्रेगनेंसी के बच्चे, वो महीनों तक आईसीयू में रहते हैं। पेरेंट्स इनके लिए वेट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। अब इतना मेहनत करने के बाद बच्चा नॉर्मल आना चाहिए। तो उसके लिए अगर एक ही वर्ड कहा जाए तो ऐसी यूनिट में जाएं जहां पे सारी फैसिलिटीज हों, सारे स्पेशलिस्ट हों, जिससे कि ये बच्चे आगे के लिए बच जाएं। नई बीमारियों में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि डायग्नोसिस अब बढ़ती जा रही है। पहले इनके नाम पता नहीं क्या हो गया, अब जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं, स्कैन्स आ गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जब ही होना चाहिए जब बीमारी वैसे समझना है। लेकिन इन फैसिलिटीज की वजह से अब पेरेंट्स को आंसर मिल गया है कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक कर सकते हैं, आगे की प्रेगनेंसी में ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ एडवांस टेस्ट इस तरह के आ गए हैं कि जिनको इमेज बोलते हैं, एमआरआई बोलते हैं, या स्कैन्स बोलते हैं, जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। कई बार ऐसा देखने में डॉक्टर साहब की प्रेगनेंसी में सारे टेस्ट होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस समय कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एटलीस्ट 30-40% बेबीज जिनको आगे जाके तकलीफ रहनी है या पैदा होती तकलीफ होती है, इनमें जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में सारा कुछ ही नॉर्मल हो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की स्कैन कराए, सारे टेस्ट कराए, तब बच्चा खराब क्यों है। तो ये समझना जरूरी है कि स्कैन जो है फोटोग्राफ है। पहले जब ये नहीं था तो सारा अल्लाह भरोसे था। अब वो आ गया तो कम से कम 20-30% इम्प्रूवमेंट हो गया कि हमें पहले पता चल जाता है कि अच्छा बच्चे की शेप ठीक नहीं है। अगर कुछ और टेस्ट कर रहे हैं तो उससे मतलब तो, लेकिन सारी चीजें जो हैं, एक चीज समझनी जरूरी है, जब बच्चा अंदर होता है सब कुछ माँ चला रही होती है। जब माँ की वो नाड़ू काट देती है और बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब जाके कई सारी चीजें बेबी की पता चलती हैं। तो पहले कुछ दिनों में अगर बच्चे का कुछ डिफरेंट दिखाई दे, नॉर्मल नहीं पी रहा है, नॉर्मल खेल नहीं रहा है, जाग नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, तो इनका एक बार टेस्ट कराएं, तो अर्ली इमीडिएटली टेस्ट कराएं, तो आगे की फ्यूचर बच्चा। सो लेस देन 1 किलो के जो बच्चे हैं, पहले तो ऐसे लगता था कि उसे बचा पाना ही बहुत मुश्किल होता था। अभी न्यूनेटोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि धीरे धीरे हम लोग इन बच्चों को बचाने लगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन्हें बचाते हैं तो सिर्फ बचाना जरूरी नहीं है, इंटैक्ट बचाना जरूरी है। मीन्स कि जब ये बड़े हों तो स्कूल में वैसे ही जाएं, बाकी बच्चों की तरह खेले कूदें, बाकी बच्चों की तरह दिमाग चले और सब कुछ हो। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि बच्चा बचे, या डॉक्टर ये नहीं चाहता कि बच्चा बचे लेकिन बच्चा हैंडीकैप हो।
तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका। इनके ब्रेन में थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, ब्रेन में एक वाइट मैटर इंजरी होती है, वो हो सकती है। तो इनका ध्यान रखना पड़ता है कि एनआईसीयू में इन बच्चों को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। अगर हमें इन्हें जान बचाने के लिए वेंटिलेट करना है तो वो जेंटलर करना पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है तो हर चीज़ में जेंटलर होना पड़ता है और ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जैसा कि मदर के वूम में हो, बिकॉज मदर वूम इज़ द बेस्ट एनवायरनमेंट। नेचर ने तो ऐसे ही बनाया है कि बच्चा मदर वूम में होना चाहिए और पूरे टाइम पे पहले आना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो बच्चा जल्दी पहले आ जाता है तो हम उसे वैसा ही एनवायरनमेंट देना चाहिए। उनकी नेस्टिंग करनी चाहिए, उनके सारे प्रोसीजर्स एक साथ करने चाहिए। ये समझना चाहिए कि वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं और जितने पेनफुल स्टिमुलस हम देंगे सब चीज़ों से उनके ब्रेन के जो ब्लड फ्लो है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर ब्रेन का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, दोनों ही सूरतों में वो बहुत हानिकारक है। डॉक्टर साहब, नई जैसे चैलेंजेस है तो कौन सी बीमारियां अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादा सामने आ रही हैं या उनकी परसेंटेज ज़्यादा है? सो जैसे न्यूबॉर्न बेबी, जो कि अगर हम ब्रेन से रिलेटेड बात करें तो एक तो बहुत कॉमन बीमारी होती है कि बच्चे बर्थ के टाइम पे रोते नहीं हैं। तो पहले हम इन सब बच्चों के अंदर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता था, बट अब एक ट्रीटमेंट आया है कि अगर इनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में थोड़ा कम रखा जाए, तो उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाए तो इनकी आउटकम कुछ बेहतर हो सकती है। सिमिलरली जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में हम देखते हैं कि ऑल्दो नियोनेटॉल केयर बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे बच रहे हैं इसलिए ब्रेन में ब्लीडिंग का इंसिडेंस ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हमारा 10-20 साल पहले था। बस ये हो गया है कि पहले वो ज़्यादा बड़े बच्चों में होती थी, अब ज़्यादा छोटे बच्चों में होती है। तो उन चीज़ों को भी रोकने के लिए हमें सभी उपाय करने चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है रोना एक साइन माना जाता है कि रो रहा, ये अभी भी चल रहा है या एक इतना साइंस तरक्की कर गया जैसे या पुराना हम सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने कि यही साइन है कि अगर बच्चा पैदा होते ही रो लिया तो इसका मतलब है कि उसके फेफड़े काम कर रहे हैं, सांस अंदर जा रही है हवा से और सारे सिस्टम्स काम करने लगे। बिकॉज जब बच्चा मदर वूम में होता है तो बच्चे के लंग में पानी होता है और लंग काम नहीं कर रहे होते हैं, उसको ऑक्सीजन प्लासेंटा से मिल रही होती है, आके उसको फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलनी है जिसके लिए उसका रोना जरूरी है। जो बच्चे नहीं रोते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग में चोट पहुंच सकती है, जिसके लिए जैसे मैंने बोला कंट्रोल्ड वे में हमें कूलिंग कर सकते हैं, या हम बच्चे का इस तरह से उस टाइम पे शुगर वगैरह ध्यान रखें और बाकी सब चीज़ों का एक कॉम्प्रिहेंसिव ध्यान रखें ताकि बच्चा आउटकम बेटर हो।